Hello, good morning students. This is your Sony sir, PGT English, GPS School, Gudagorji. Welcome to online class of English. You know very well that we all were learning about advertisement, and in this class we are going to learn the next column. The name is एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अपन अध्ययन कर रहे हैं विज्ञापन का, और विज्ञापन में मैंने आपको बता दिए हैं मैट्रिमोनियल्स कॉलम के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में अपने चर्चा कर ली, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड जिसको अपन जॉब वैकेंसी कॉलम बोलते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया है कि प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी परचेज या कोई भी व्हीकल है उसको सेल और परचेज कॉलम के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। इस कक्षा में अपन एक अगला जो एडवर्टीजमेंट है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और उसका नाम है एजुकेशनल। क्या नाम है? एजुकेशनल। अब आप सभी जानते हो कि एजुकेशनल का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल विज्ञापन किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में मैं बता दूं कि दिस वर्ड केम फ्रॉम ए वर्ड एजुकेशन। ये जो शब्द है ये एजुकेशन से आया है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। और इसको क्या बोलेंगे? शैक्षिक। और इस प्रकार के विज्ञापन को क्या बोलेंगे? शैक्षिक विज्ञापन। क्या बोलेंगे? शैक्षिक विज्ञापन। याद रख के चलना, एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट को अपन शैक्षिक विज्ञापन के नाम से भी जानते हैं। When any coachings, schools and colleges start a new batch of any courses, then they put this type of advertisement in a newspaper. जब किसी भी कॉलेज, स्कूल या मैं यूं कह दूं किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई भी नया कोर्स या बैच शुरू किया जाता है तब इस प्रकार का विज्ञापन समाचार पत्र में दिया जाता है। ये बात आपके समझ में आई अच्छे से? अब आप कहोगे सर कि इस प्रकार का विज्ञापन में किस किस कंटेंट को अपन शामिल करते हैं, तो कंटेंट्स की बात अपन लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट्स में अपने को क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना, कंटेंट्स में क्या कुछ शामिल किया जाता है अभी चर्चा करते हैं। पहले मैं बताऊं कि जैसे मान लो कि कोई कोचिंग है, उस कोचिंग के द्वारा कोई नेवी, एयरफोर्स, बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी और भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनके बैच शुरू किए जाते हैं। तो उन बैच से संबंधित जानकारी है वह कैंडिडेट्स को देने के लिए वो कोचिंग क्या करती है, समाचार पत्र में इस प्रकार का विज्ञापन देती है। समझ गए मेरी बात? दूसरी, किसी भी कॉलेज के द्वारा कोई कोर्स शुरू किया जा रहा है, तब वो कॉलेज कोर्स शुरू करती है तो उस कोर्स से संबंधित जानकारी है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार का विज्ञापन दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई ना आपके कि एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आपको पता है मैंने इतने विज्ञापन आपको करवाए हैं, उन विज्ञापन में अपन ने फॉर्मेट की बात की है, उनके अपन लोग ये कहे कि पॉइंट्स की बात की है, यानी अपन ने कंप्लीट रूप से कि थ्रू द पॉइंट्स अपन ने उस एडवर्टीजमेंट को बनाया है। नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न हाउ टू सोल्व एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। अकॉर्डिंग मी यू आर रेडी? इफ यू आर रेडी देन स्टार्ट, लुक दिस साइड। फर्स्ट थिंग इज हेयर, एजुकेशनल के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि एजुकेशनल विज्ञापन क्या होता है। एजुकेशनल शब्द है वो एजुकेशन से बना है जिसका मतलब होता है शिक्षा, और इसकी पहली बात विद्यार्थियों ये आती है कि आपको एजुकेशनल विज्ञापन बनाते समय एक नंबर पे आपको लिखनी होती है हेडिंग। क्या लिखनी होती है? हेडिंग। ध्यान देना,
इस प्रकार का जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन में टॉपिक्स के अनुसार उसकी हेडिंग बदलती रहती है। याद रख के चलना कि जो एजुकेशनल विज्ञापन होता है, उस एजुकेशनल विज्ञापन में इनके टॉपिक्स के अनुसार इनकी हेडिंग बदलती रहती है। इसलिए आपको हेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करके केवल इंस्टीट्यूशन का ही नाम लिख देना है। याद रख के चलना, मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या कर दोगे, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दोगे। क्या कर दोगे? इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? याद रखना, एजुकेशनल विज्ञापन में टॉपिक्स के अनुसार हेडिंग बदलती रहती है, इसलिए आपको एक नंबर पे द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देना है। क्या कर देना है? द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देना है। समझ गए मेरी बात? कैसे? आप कहोगे सर टॉपिक्स के अनुसार हेडिंग कैसे बदलती है? तो देखो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एजुकेशनल विज्ञापन आ गया, हॉबी क्लासेज का आ गया, तो हॉबी क्लासेज है। अब आप इसको किस में डालोगे भाई? इसके लिए कौन सा टाइटल काम में लोगे? हॉबी क्लासेज के लिए। तो इससे अच्छा यह है कि आप डायरेक्टली क्या लिख दो उसकी हेडिंग में, हॉबी क्लासेज। समझ गए मेरी बात? योगा क्लासेज, योगा क्लासेज। समझ रहे हो? वैसे ऑब्वियसली इसके दो टाइटल बनते हैं। एक तो बनता है जॉइन अस। क्या बनता है? जॉइन अस। या एक बनता है कैरियर पॉइंट। क्या बनता है? कैरियर पॉइंट। यानी इसके मुख्यतः केवल दो टाइटल्स बनते हैं। मैंने आपको बोला कि एजुकेशनल विज्ञापन में टॉपिक्स के अनुसार इसकी हेडिंग बदलती रहती है, इसलिए एक नंबर पे आपको द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देना है। कैसे? जैसे मान लो कोई क्लास है कि आदर्श क्लासेज जयपुर। ये मान लो कोई भी क्लासेज है या कोई कोचिंग सेंटर है जो कोई बैच शुरू कर रही है, तो अपन ने हेडिंग में क्या लिख दिया? आदर्श क्लासेज जयपुर। या आप लोग ये भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया जैन क्लासेज जयपुर। समझ रहे हो मेरी बात? यानी आपको बेसिकली केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि इसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग में आपको डायरेक्टली द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कर देना है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? नहीं आया? आपके कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आगे देखो, दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है, यहाँ पे याद रख के चलना, अवेलेबल कोर्सेज या कोर्स। अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज। याद रखिए चलना डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 पे आपको क्या करना है? अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज के बारे में आपको बताना है। अवेलेबल कोर्स और कोर्सेज क्या है? यानी उदाहरण के तौर पे ये जैसे आदर्श क्लासेज जयपुर है, ये कोई कोर्स शुरू करने जा रही है, तो उस कोर्स की जानकारी अपने को क्या करनी है? कैंडिडेट्स को देनी है। तो कैंडिडेट्स को उस कोर्स की जानकारी देनी है, तो उसको अपन लोग लिखते हैं अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज में लिखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी कॉलेज है, वो कॉलेज BA, BSc, BCom इनका कोई बैच शुरू करने जा रही है, तो आप लोग उससे रिलेटेड जो बात है वो किस में लिखोगे? अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज में लिखोगे। कैसे? इस पंक्ति से आपको लिखना है, ये लिख देना इसमें, एडमिशन ओपन्स फॉर ए फ्रेश बैच या फ्रेश बैचेज ऑफ। इतना काम आपको करना है, याद रख के चलना। यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पे अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज में क्या करना है? इतना लिखना है, एडमिशन ओपन्स फॉर ए फ्रेश बैच। यानी एक फ्रेश बैच है उसके लिए एडमिशन चालू है, या फ्रेश बैचेज यानी एक बैच ना होकर के 2-3 बैच है उनके लिए एडमिशन चालू है। ऑफ के आगे क्या करना है? ऑफ के आगे किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो बैच या कोई कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कोई कॉलेज है, वो कॉलेज जैसे मान लो BA का बैच शुरू कर रही है, BSc या BCom
या MA या MCOM या MSc इसका कोर्स शुरू कर रही है। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, कॉलेज जैसे मान लो कोई कोचिंग है, वो कोचिंग बैंक, रेलवे, SSC, पुलिस, आर्मी और भी बहुत सारे एटसेट्रा। यानी जैसे मान लो कोई कॉलेज है, वो कॉलेज BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCOM ये इनके कोर्स बेचे शुरू कर रही है। या कोई भी जो कोचिंग है वो कोचिंग क्या कर रही है, बैंक है, रेलवे है, SSC है, पुलिस है, आर्मी है, इनसे रिलेटेड कोई भी बेच शुरू कर रही है या कोई कोर्स शुरू कर रही है, कोई भी बेच या कोर्स शुरू कर रही है, तो उनकी जानकारी आपको OAP के आगे लिख देना है। कहने का मतलब क्या है कि संबंधित कॉलेज या कोचिंग के द्वारा चलाए जा रहे कोर्स और बैच को अपन OAP के आगे लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है? आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बोल दिया हेडिंग, पॉइंट नंबर 2 में अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज के बारे में आपको लिखना है। अब चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 की क्या बात आती है? आपको बताइए कि भाई हेडिंग अपन ने लिख दी, हेडिंग के बाद अपन ने अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज के बारे में अपन ने बात कर ली। अब आपको पता है कि कोई भी जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, तो दवाई देता है तो वो क्या बोलता है, भाई 4 दिन की दवाई है, समझ रहे हो ना, 4 दिन की दवाई है, 5 दिन की दवाई है। उसी प्रकार से किसी कोचिंग या कॉलेज के द्वारा कोई कोर्स या बेस शुरू किया जा रहा है, तो वो कोचिंग या कॉलेज अपने को क्या कहेगी कि भाई देखो जैसे ये कोर्स है आपका साल भर का है, ठीक है, ये बेच है ये 6 महीने का है, तो उसकी क्या करेगी, वो उसको आपको बताएगी भाई कितने दिन तक ये कोर्स या बेच चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना अपने को परहेज रखने के लिए, भाई आपको खट्टा नहीं खाना है, ठीक है ना, इसको आपको क्या है भूखे पेट लेना है, वही ना, इसमें आपको ये नहीं करना है कि भूखे पेट आपको ये कोर्स करना है, वो बात नहीं है। उसके लिए इसमें भी एलिजिबिलिटी को शो किया जाता है, योग्यता को शो किया जाता है कि इस बेच को करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए एक व्यक्ति के पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो 3 नंबर पॉइंट पे आपको लिखना है एलिजिबिलिटी या ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी या ड्यूरेशन में क्या कुछ शामिल किया जाता है ये ध्यान रख के चलना बेटा। इसमें अपन लोग एक चीज का ये ध्यान रखते हैं, एलिजिबिलिटी या ड्यूरेशन में क्या कुछ होता है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता और ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अब योग्यता में क्या कुछ शामिल किया जाता है, जैसे मान लो आप कोर्स शुरू कर रहे हो BA का, BSc का, BCom, MA, MSc, MCOM, इनके लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आपको पता है BA का कोर्स शुरू किया जा रहा है, तो BA का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो उस BA के बैच या कोर्स के लिए आपको कौन सी क्लास पास आउट होना चाहिए, 12वीं क्लास पास्ट। समझ रहे हो मेरी बात कि 12वीं क्लास पास किया हुआ विद्यार्थी BA, BSc, BCom का कोर्स कर सकता है। समझ गए मेरी बात? फिर अगर मान लो MA, MSc, MCOM, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, UG। उसके लिए क्या होना चाहिए, वो UG पास होना चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट वो होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो कि बैंक है, बैंक ने कोई वैकेंसी निकाली है, वो वैकेंसी निकाली है, तो उन वैकेंसी या वैकेंसीज के लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसका दायरा निर्धारित किया जाता है। उसे किसमें जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें निर्धारित किया जाता है। इसलिए याद रख के चलना, उसमें दिया रहता है शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास, दिया रहता नहीं दिया रहता है, दिया रहता है ना। वही चीज इसमें आपको लिखनी है कि भाई यदि 10th पास मांग रहा है तो आपको एलिजिबिलिटी में 10th पास शो करना होता है। यदि जिस बैच को आप शुरू कर रहे हो उसकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है तो एलिजिबिलिटी में आपको किसको शो करना होता है, 12वीं पास को शो करना होता है। ये आती है एलिजिबिलिटी में। फिर आपका अगला बिंदु है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जैसे मान लो संबंधित किसी भी कोचिंग या कॉलेज ने कोई कोर्स या बैच शुरू किया, वो बैच या कोर्स कितने समय के लिए शुरू किया गया है उसको अपन लोग लिखते हैं ड्यूरेशन में। कैसे? जैसे मान लो BA का कोर्स है, आपको पता है BA का कोर्स कितने साल में पूरा होता है, 3 इयर्स, ठीक है। कोई भी कोचिंग है वो कोई बैच शुरू कर रही है तो वो बैच मान लो 6 मंथ्स में पूरा हो रहा है,
ठीक है, या फिर 8 मंथ्स में पूरा हो रहा है, कि जितने मंथ्स या महीनों में जो कोर्स पूरा हो रहा है, वर्षों में पूरा हो रहा है, उसको अपन लोग शो कर देते हैं ड्यूरेशन में। तो अपन ने दिन किया हेडिंग का, फिर अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज की चर्चा की, फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पॉइंट पे आपको बता दिया एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन की मैंने चर्चा कर ली। इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है ना? आशा करता हूं कि यहाँ पे आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चौथा पॉइंट बात करते हैं, वो ध्यान से देखो चौथे नंबर पॉइंट पे क्या आता है। चौथे नंबर पॉइंट पे स्वाभाविक बात है बेटा, आपको खुद को पता है कि चौथे नंबर पॉइंट पे क्या आता है भाई, योग्यता आ गई, ड्यूरेशन आ गई, तो आपको पता ही है स्कूल में जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद में अपने को बताया जाता है कि क्या कुछ वहां के जो रूल रेगुलेशंस है, वहाँ पे किस प्रकार से जो बैच शुरू किए जा रहे हैं वो कब से क्या शुरू हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में उनकी अवधि बताई जाती है, शैक्षिक योग्यता बताई जाती है। फिर चौथा नंबर पॉइंट आता है फीस का, पेमेंट का आता है। आपको पता है ना भाई, इस कड़ी से गुजरने के बाद में पेमेंट और फीस वाले अपन मोड पे आएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें चौथे नंबर पॉइंट में होता है फी एंड पेमेंट मोड। पेमेंट मोड कि आपको फीस और पेमेंट है वो किस प्रकार से देना है। देखो फी और पेमेंट मोड में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें केवल आपको लिख देना है इतना ही, ऑन पेमेंट ऑफ RS केस इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखा, ऑन पेमेंट ऑफ RS, यहाँ पे आपने पेमेंट बता दिया कि ये कोचिंग है, जो कोचिंग के द्वारा जो बैच शुरू किया गया, कोर्स शुरू किया गया, उसका कितना पेमेंट है। उसका पेमेंट मान लो आपको उसकी फीस देनी है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखूँ यहाँ पे 75,000 रुपये देने हैं। कितने देने हैं, 75,000 रुपये। वो भी कैसे देने हैं, केस में देने हैं। और उसमें शामिल क्या है, इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस, यानी उसमें आपकी ट्यूशन और हॉस्टल फीस शामिल है। तो आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी है कि आपको जो उस कोर्स या बैच के लिए जो पेमेंट आपको पे करना है वो केस में करना है, और उसके 75,000 रुपये हैं, और उसमें आपकी ट्यूशन और हॉस्टल दोनों फीस उसमें शामिल की गई है। देखो हेडिंग की चर्चा हो गई, हेडिंग के बाद में आपकी अवेलेबल कोर्स और कोर्सेज की बात हो गई, एलिजिबिलिटी या ड्यूरेशन की बात हो गई, फी एंड पेमेंट मोड की बात हो गई, और आपका अगला जो पॉइंट आता है वो अगला पॉइंट है आपका फीस और पेमेंट के बाद में। आपको पता है इतनी बात होने के बाद में अगला अपने को क्या बोलता है कि भाई बाहर काउंटर के ऊपर आपको एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे, वो भर दो और जमा करवा दो, यही तो बात आती है ना। तो इसके लिए आपका अगला 5वां बिंदु आता है, वो होता है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपको पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके लिए आपको क्या कुछ लिखना होता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम दिनांक क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, वो लाइन आपको लिखनी है, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है कि प्रोस्पेक्टस एंड the application या admission forms are available at the center between from, यानी ध्यान देना, इसके लिए आपको क्या करना है,
कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उसको सबमिट करने की लास्ट डेट दी हुई रहती है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है विवरणिका। क्या होता है? विवरणिका। क्या करना है? विवरणिका। एंड दी एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म्स, यानी एप्लीकेशन या एडमिशन फॉर्म्स है वो अवेलेबल है, उपलब्ध है एट द सेंटर। कहाँ पर? सेंटर पे। बिटवीन टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब क्या है? आपको इसमें टाइम बता देना है। टाइम का मतलब जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि एडमिशन फॉर्म है वो उपलब्ध है कितनी वजह से, जैसे 9 एंटीमेरिडियम टू 4 पोस्ट मेरिडियम। समझ रहे हो मेरी बात कि जो एडमिशन फॉर्म है वो 9 बजे से 4 बजे के बीच में उपलब्ध है। यहाँ पे डे टू डे में क्या कर दिया, जैसे मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे के बीच में उपलब्ध है। ये बात समझ में आ गई आपके? किस में करनी है ये बात? किस में करनी है? लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 5 में। ये बात मैंने किसके लिए बताई है पूरी आपको? नंबर 5 के लिए बताइए बेटा कि 5 नंबर में आपको ये बात लिखनी है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक चीज और देखो, ये तो हो गई, ठीक है। अब मान लो अपने को डाउनलोड नेट से करना हो, जैसे आप जैसे स्टूडेंट हैं वो नेट चलाते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो आपको पता ही है कि इसमें आप नेट से ये चीज डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके लिए इसके आगे आप लोग ये भी लिख सकते हो और। क्या लिख सकते हो? और। कैसे? देखो आप लोग ये लिख दो कि डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट। और वेबसाइट लिख दिया आपने www, यहाँ पे मैंने एक क्लास ले ली जैसे jnclasses.com। समझ रहे हो बेटा? ये क्या है? इसकी वेबसाइट है। यानी आप लोग इसके बाद और लगा करके ये लाइन लिख सकते हो कि डाउनलोड दी एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट www.jnclasses.com। कितने नंबर पॉइंट में? नंबर 5 पॉइंट में। बात समझ में आ गई? अब लास्ट बिंदु मेरा क्या है? छठा नंबर पॉइंट मेरा ये है, जरा इधर देखना। छठा पॉइंट मेरा क्या है? छठा पॉइंट आपको इधर ये लिख देना है कॉन्टेक्ट। क्या लिख देना है? कॉन्टेक्ट। अब बेटा आपको पता ही है कि कॉन्टेक्ट में अपने को क्या कुछ लिखना होता है। कैसे? जैसे कॉन्टेक्ट में क्या क्या आता है? एक तो दिया रहता है एड्रेस और एक होता है टेलीफोन नंबर। एड्रेस में कुछ नहीं करना है बेटा, एड्रेस में केवल आपको इतना ही लिख देना है, केवल इतना ही। देखो ये आपने लिख दिया कॉन्टेक्ट टू, और यहाँ पे जैसे किसी भी पर्सन का नाम लिख दिया और उसमें लिख दिया डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है वो कर दिया, और मोबाइल नंबर आपने उसके बता दिए। ये है आपका फॉर्मेट एजुकेशनल विज्ञापन बनाने का। कोई दिक्कत है इसमें? शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं आपको वापस बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। एक नंबर पे क्या करना था? हेडिंग। आपने हेडिंग लिख दी। हेडिंग के लिए मैंने बता दिया कि इसके टॉपिक्स के अनुसार क्या होती है, इसकी हेडिंग बदलती रहती है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ही लिखना है। एक नंबर बात। फिर अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज के बारे में आपको ये लाइनें लिख देनी है, कोर्सेज बता देना है कौन सा क्या कोर्स शुरू किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो कोर्स शुरू किया जा रहा है उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी को शो कर दिया, ड्यूरेशन आपने बता दिया। पॉइंट नंबर 4, फी एंड पेमेंट मोड आपको बताना है कि पैसे कैसे देने हैं, कितने क्या कुछ देने हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता देनी है, उसके लिए ये लाइन या ये आप लोग लिख सकते हो। और लास्ट में है कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट में एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपको लिखना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस फॉर्मेट से आप लोग एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट वो आसानी से बना पाओगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।